एक आपका मोटा मोटा ये है ना, एक आपका डिवीजन ये है, एक ये है, एक सॉरी एक ये है और एक ये है। इसे हम कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। ये क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। ये है आपका जसपुर सामरी पार्ट, ये है आपका जसपुर सामरी, कोई अलग से इंग्लिश नहीं होगी, वही लिखेंगे अपन, जसपुर सामरी पार्ट। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर इसे ही दूसरे शब्दों में कह दिया जाता है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और ये हो गया आपका दंडकारण्य का पठार, दंड प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। तो इन 4 भागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। आ गया कॉपी, आ गया कॉपी। अरे कहाँ गई रही? मेरी कॉपी गुम गई है जो मैं करवाया था। चलो, ये है पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है? 1 लाख। क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191, 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरा छत्तीसगढ़ इन 4 प्राकृतिक विभाजनों में बांटा गया। इसे कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शामिल है। प्लेट्यू रीजन, ये बघेलखंड प्लेट्यू यहाँ शामिल है। और उस बघेलखंड प्लेट्यू का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के यहाँ है, इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसे कहते हैं अपन जसपुर सामरी पाट। तो जसपुर सामरी पाट ये जो रीजन है, ये किसका एक्सटेंशन है, मतलब ये किसका हिस्सा है? तो ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। जो झारखंड वाला पूरा रीजन है ना वो, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है, इसलिए हम इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा कहते हैं। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदानी भाग, प्लेन्स है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। और ये हो गया दंडकारण्य का पठार। अगर आपसे बोले कि पूर्वी बघेलखंड के ये पठार, इस हिस्से में कौन कौन से जिले शामिल है, तो देख लो, एक दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका एमसीबी, एमसीबी प्लस फिर कोरिया प्लस सूरजपुर, और सूरजपुर देखो, रुको बलराम, और इसके बाद आप सरगुजा का कौन सा भाग? उत्तरी भाग, नॉर्थ सरगुजा। ये आपका हो गया मेन, है ना। प्लस कुछ हिस्से आपके बलरामपुर के भी आ जाएंगे। बलरामपुर का कौन सा हिस्सा? अगर आपसे पूछे बलरामपुर का कौन सा हिस्सा, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ? वेस्टर्न। कुछ कभी अगर हो गया तो ये ले सकते हो आप। तो आपका वेस्टर्न बलरामपुर ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता मुश्किल है, बनेगा तो मोटा वाला बनेगा ऊपर से। और उसके बाद अगर ज़्यादा हो गया तो नॉर्थ कोरबा, ज़्यादा हो गया तो नॉर्थ कोरबा। ये छत्तीसगढ़ के इन जिलों के इतने हिस्से आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार में माने जाते हैं। उसके बाद इधर आ जाइए जसपुर सामरी पार्ट में, इधर सीधा आपको दिख रहा है बलरामपुर, जशपुर, ये बलरामपुर हो गया, ये जशपुर हो गया। और अगर सरगुजा का हिस्सा बोल दिया आपसे तो आप बोल सकते हो पश्चिमी सरगुजा। अब कौन सा हिस्सा? पश्चिमी सरगुजा। तो ये क्या हो गया आपका? बलरामपुर प्लस जशपुर प्लस वेस्टर्न सरगुजा, ये हो गया। छत्तीसगढ़ के महानदी, छत्तीसगढ़ के मैदान में आ जाओ तो आप तीनों संभाग ले लो,
बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, पूरे सारे जिले इसमें शामिल होंगे आपके। ठीक है, इसमें तीनों डिवीजन शामिल होंगे। कौन कौन से? दुर्ग प्लस रायपुर प्लस बिलासपुर। और यहां आ जाओ पूरा का पूरा बस्तर संभाग, पूरा का पूरा बस्तर संभाग। ठीक है, अच्छा अब एरिया पे आते हैं। तो इसकी ये कितना एरिया था? ये 21,863 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्वी बघेलखंड पूरे छत्तीसगढ़ के एरिया का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के जो एरिया है उसका कितना परसेंट है? 16.16%। ये बगल में चलते हैं, जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट ये कितना हिस्सा है? कितना है ये? 6,208 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया का ये 4.59%। सबसे बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का मैदान है, कितना है? 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया का कितना है ये? 50.34%। मतलब छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक विभाजनों में सबसे बड़ा यही है। उसके बाद दंडकारण्य का पठार कितना? कितना? ये है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। और कितना प्रतिशत है ये? 28.91%। 28.91%। ये मोटा मोटा हिस्सा हो गया। ठीक, अब इसके बाद अपन एक एक वाला पकड़ेंगे शॉर्ट में। पहले तुरंत इसको पकड़ लेता हूं। सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार को मैं ऐसा बना लेता हूं पहले। ये हो गया सरगुजा और ये हो गया बलरामपुर। जशपुर रहने देते हैं क्योंकि अपना उसके मतलब नहीं। पूर्वी बघेलखंड के पठार में चलते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार में तो इसी समय फोन आता है। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक कुछ प्रश्न, देखो यहां बन जाएगा, आपके नोट्स में रहेगा। छोटा नागपुर का कौन सा भाग छत्तीसगढ़ में है? छोटा नागपुर का कौन सा भाग? छोटा नागपुर, सुनो लो, ये इधर छोटा नागपुर है, पूरा ये छोटा नागपुर इधर फैला हुआ है। इसी का एक्सपेंशन हमारे यहाँ है, इसी का विस्तार यहाँ है। कौन सा भाग छोटा नागपुर का? दक्षिण पश्चिमी। तो एक फैक्ट हो गया कि छोटा नागपुर पठार का कौन सा भाग छत्तीसगढ़ में है? वो जसपुर सामरी पाट के रूप में। और वो छोटा नागपुर पठार का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पश्चिमी। दूसरा देखो, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार? छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है छोटा नागपुर का पठार? उत्तर पूर्व। ऐसे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो ऐसा नहीं है कि आप उसको तथ्य के रूप में रटोगे तभी आएगा। ज्योग्राफी का मतलब ये है कि आप लोकेशन उसका याद रखें। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का ये हिस्से में है आपका जशपुर, तो कौन सा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का? ये उत्तर पूर्वी है। बघेलखंड का पठार का कौन सा भाग छत्तीसगढ़ में है? दक्षिण पूर्वी। बघेलखंड का पठार का कौन सा भाग छत्तीसगढ़ में? ये पूरा बघेलखंड का पठार है। तो बघेलखंड के पठार का कौन सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में? दक्षिण पूर्वी, मतलब साउथ ईस्टर्न। लोकेशन समझ रहे हो ना, साउथ ईस्टर्न। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में बघेलखंड? उत्तर पश्चिम। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में बघेलखंड का पठार? उत्तर। ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर पश्चिम हुआ ना। छत्तीसगढ़ में किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार? अब चलो ये देख लेते हैं। इधर पे मैंने आपको कल बताया था कि उत्तर पश्चिमी जो भाग है, ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है, आपको पता है इधर पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इधर ऊपर चलती है, इधर। तो आपसे पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो आप बोलोगे पूर्वी बघेलखंड के पठार में है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमको छत्तीसगढ़ में किस रूप में दिखाई देगा? दो रूप में दिखाई देगा। एक, चांग बखार, यहाँ पर कौन सा जगह था?
प्रताप, यहां पे कौन सा जगह था? जनकपुर। यहां पर है जनकपुर, जे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जनकपुर। और कौन से एमसीबी में पड़ेगा? जनकपुर यहां पर, और जनकपुर, और नीचे यहां पर, नीचे यहां पर कौन सा था? आए मनेंद्रगढ़। इधर कौन सा? मनेंद्रगढ़। कोरिया में कौन सा? बैकुंठपुर। और उसके बाद सूरजपुर में दो जगह, एक जगह यहां पर कहीं पर सूरजपुर, और यहां पर कहा क्या पड़ेगा? प्रतापपुर। सूरजपुर, प्रतापपुर। और आपके इन्हीं एरिया के बीच में, मतलब एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर तक एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। कौन सी? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, ये क्या है? चांग भाई यार कलर ही बदलते रह जाऊंगा। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां। और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां यहां है। और इधर नीचे साइड, नीचे साइड कौन सा? कल बताया था, साला क्या चीज पूछ रहे हो? यहां पर कौन सा पहाड़ी श्रृंखला बताया था मैं? कोरिया सोनहट। कोरिया सोनहट का पठार। कोरिया सोनहट का पठार का विस्तार किधर से किधर तक है? अरे यार पन्ना पलट गया। इधर देखिए, मनेंद्रगढ़ से कहां तक? ये अंबिकापुर तक कहां पहुंच गया? अबे साला अपना हवा में मत उड़ो, कल मैं पढ़ाया था वो बताओ। है देखो वो अलग है, यहां पर एक भरतपुर है, चलो यहां पर एक है भरतपुर तहसील, और यहां पर एक पहाड़ी है। कौन सी? माज टोली। यहां पर कौन सी पहाड़ी है? माज टोली की पहाड़ी। यहां पर कौन सी पहाड़ी? माज टोली की पहाड़ी। भरतपुर तहसील कहां? एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मेरे नोट्स और उसके नोट्स में कैमूर पर्वत श्रृंखला आपको नीचे मिलेगा। यहां पर कौन सी श्रृंखला? ये क्या है? कैमूर, कैमूर पर्वत श्रृंखला। और ये भी किसका भाग है? किसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला हो, कैमूर पर्वत श्रृंखला हो, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी हो, ये दोनों दे आर बोथ आर द एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंजेस इन छत्तीसगढ़। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के विस्तार है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में चांग बखार पहाड़ी और कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आपको नीचे दिखाई देगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सरगुजा में, यहां पर ऊपर कौन सा तहसील है? अंबिकापुर। यहां पर कौन सा तहसील है? सीतापुर तहसील। ठीक, अंबिकापुर। ठीक, अब यहां पर आप देखोगे चांग बखार की पहाड़ियों में आपको एक चोटी मिलेगी, दो चोटियां मिलेंगी। एक होगा लीलावती, एक कौन सा चोटी है? लीलावती। और एक कौन सा है? देवगढ़। एक कौन सा है? देवगढ़। तो एक फैक्ट बन गया आपको, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों में दो चोटियां, एक लीलावती की चोटी और एक देवगढ़ की चोटी। और आप ये देवगढ़ की चोटी आप ज़्यादा जानते हो, लीलावती कम सुने होगे, ये ज़्यादा जानते हो। देवगढ़ की चोटी इसलिए जानते हो कि आपसे पूछेगा कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है देवगढ़ की चोटी। और देवगढ़ की चोटी कहाँ है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देवगढ़ की चोटी। कितनी ऊंचाई है? 1033, 1033, 1033 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू इज देवगढ़। देवगढ़ पीक कितनी है? 1033 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख लो, ये अंबिकापुर तहसील और ये सीतापुर तहसील। ऊपर में कौन सी पर्वत श्रृंखला कल बताया था?
यहां पर कोई पर्वत श्रृंखला है? कौन सी? यहां से यहां तक कौन सी पर्वत फैला हुआ है? छुरी मतरिंगा, छुरी मतरिंगा, यहां पर छुरी मतरिंगा, और यहां पर रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। ये कौन सी है? छुरी मतरिंगा, और ये कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी। और ये कौन सी है? छुरी मतरिंगा। अच्छा, यहीं पर आपको एक और रामगढ़ की पहाड़ियों में, रामगढ़ की पहाड़ियों में 4 गुफा का वर्णन मिलेगा आपको। कौन कौन सी गुफा? सीता बेंगरा, दूसरा लक्ष्मण बेंगरा। अच्छा, ये बेंगरा का मतलब बता दूं मैं, सरगुजिया भाषा में बेंगरा का मतलब ही गुफा होता है। तीसरा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा और हाथी खोल, और हाथी खोल। तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, हाथी खोल कहाँ, कौन सी पहाड़ियों में या कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा। ठीक, ये चारों गुफाएं हैं। इसमें आप इसको कैसे जानते हो सीता बेंगरा को? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, एंशिएंट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, एंशिएंट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, ये प्राचीनतम नाट्यशाला। अच्छा, क्या है, वनवास के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण ये सब आए थे। ठीक, एक गुफा में सीता रहती थी तो सीता बेंगरा नाम पड़ गया, एक में लक्ष्मण रहते थे तो लक्ष्मण बेंगरा नाम पड़ गया, और राम सीता के साथ रहते थे तो उनके नाम से नहीं पड़ा है अलग से ना, राम बेंगरा नहीं है, सीता के साथ रहते थे तो सीता बेंगरा। जोगी मारा, इसका पता नहीं कुछ क्यों इसका नाम जोगी मारा पड़ा, लेकिन इसके विषय में 2 तथ्य आपको पता होने चाहिए। एक, अशोक की जानकारियां यहाँ की गुफाओं के पत्थरों में अंकित हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, मौर्य साम्राज्य का जो अशोक है ना, तो उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? जोगीमारा गुफा में। और एक और जानकारी मिलेगी जोगीमारा गुफा में, क्या? देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कहानी, देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कहानी। ठीक, इनकी प्रेम कहानी का आपसे लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, चित्रण है, पिक्चराइजेशन ऑफ द लव स्टोरी ऑफ देवदत्त एंड सुतनुका, यहां मिलेगा आपको हाथी खोल के विषय में, और मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, एक और पहाड़ी का जानकारी मिलेगा आपको, सीता लेखनी, और ये आपको पहाड़ी कहाँ मिलेगी? केवल एक लोकेशन याद कर लो, कहाँ है? सूरजपुर। ये नहीं, ये बलरामपुर है ना, ये है। ये कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी, सीता लेखनी। ज़्यादा लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपसे कभी पूछ दे सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है तो सूरजपुर जिले में पड़ेगा। ठीक है, सूरजपुर जिले में पड़ेगा। और कुछ बचा है यहाँ का? लगभग हो गया लोकेशन। चलो, अब एक आप कल पढ़े थे अपन, क्या? रामगढ़? नहीं, रामगढ़ नहीं, जो आपके गोरेला पेंड्रा मारवाही तक फैला हुआ था, क्या था? हजोरामपुर बेसिन। एक और देख लो आप, यहाँ पर एक ये जो एमसीबी है, इसके नीचे में यहाँ पर कौन सा लोकेशन है? एक कौन सा है, क्या नाम है इसका? खड़गांव। एक कौन सा लोकेशन है? खड़गांव है ना एमसीबी में। यहाँ पर गोरेला पेंड्रा मारवाही, और यहाँ पर इधर कोरबा, पौड़ी, उपरोला। देखो ये है खड़गांव, लिखना होगा आपको, हर चीज यार लिख नहीं सकता। खड़गांव, ये क्या है? खड़गांव। ये क्या है? गोरेला पेंड्रा मारवाही, इस जिले में भी फैला हुआ है। और ये है एक तहसील कोरबा का पौड़ी उपरोला, पौड़ी उपरोला। ठीक, इन इलाकों तक एक एरिया फैला हुआ है जिसे हम कहते हैं हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर
बेसिन। ये क्या है? हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन, बेसिन जानते हो, इसे कछार भी कह दिया जाता है कई जगह, और इसे क्या कहा जाता है? इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दोआब क्षेत्र, बेसिन। बेसिन नहीं जानते हो, जान लो। एक ये मुख्य नदी है, एक मुख्य नदी, कोई छोटी नदी यहाँ से पैदा हुई, आकर इस नदी में जुड़ गई, कोई यहाँ से आकर इस नदी में जुड़ गई, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? सफेद वाली नदियों को सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। इसको क्या बोलते हैं? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। और मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से ये जो नदी के जाल सा ये एरिया उत्पन्न होता है, ये भूमि है ना, ये सब भूमि है, और इसके आसपास नदियों का जाल है। इसे क्या कहते हैं हम? बेसिन एरिया, दोआब क्षेत्र, है ना, कछार क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ चूंकि नदियों का जाल है, तो यहाँ की मिट्टी में पर्याप्त पानी है नीचे, और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर क्या निर्मित हो रहा है? हसदो रामपुर बेसिन। कौन कौन से? तो आपसे पूछ देगा हसदो रामपुर बेसिन कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, कहाँ तक विस्तृत है? आप बोलोगे एमसीबी, गौरेला पेंड्रा और कोरबा, ठीक है। और अंदर चला जाए तो ये कौन सा? एमसीबी का खड़गांव, इधर गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला, और कोरबा का कौन सा तहसील? पोड़ी उपरोला। पोड़ी अड़ा है ना, पोड़ी उपरोला, पोड़ी उपरोला, पोड़ी उपरोला। ये ठीक है यहां तक? चलो अब इसी खासियत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भाई पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, आप जानते हो, इसका एरिया तो जान गए हो, कितना है ये? कितना क्षेत्रफल है इसका? 28, अरे 21,863, 21,863। कितना परसेंट है? 16.16%। अच्छा, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार किस प्रकार के चट्टान से बना है? गोंडवाना। किस प्रकार के चट्टान से बना है? गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान की खासियत क्या है? यहाँ कौन सा खनिज मिलेगा? कोयला। तो आपको दिखेगा पूरे कोरिया एमसीबी क्षेत्र में आपको एक खनिज मिलेगा, कोयला। कोल माइंस आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोयला मिलेगा। अब इसके बाद दुनिया भर के सवाल होंगे, यहाँ पर कपास होता है, गेहूं होता है, ये होता है, वो सब आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना। जो प्रश्न आएंगे आपको तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन जब अनाज पढ़ेंगे तो अनाज में देख लेंगे, वरना प्रश्न बनता नहीं है। कि कैसे बोल सकते हो कि भाई इस एरिया में कोई चावल नहीं उगाता होगा? कोई तो उगाता होगा, तो आप बोलोगे चावल नहीं होता। तो मुख्य फसल बस ऐसा सवाल पूछता है तो वो अनाज में पढ़ लोगे आप, और बाकी सारी चीज़ें बेमाने हैं, ठीक है। इतने ही काम की चीज़ है आपका। अच्छा, एक और चीज़, रामगढ़ की पहाड़ियाँ एक और रूप से जानी जाती हैं। कालिदास, प्रसिद्ध कवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, और वो सरगुजा के इन रामगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में रहे। कौन सी गुफा में रहा पता नहीं, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ियों में जो गुफा है उसी में रहा। अलग अलग जगह घूम घूम के रहता होगा, और यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ियों में उन्होंने अपने प्रसिद्ध कृति मेघदूतम की रचना की है ना। मेघदूतम जानते हो? मेघदूतम सुनोगे कालिदास, उन्होंने कहाँ लिखी है? रामगढ़ की पहाड़ियों, इसलिए भी रामगढ़ की पहाड़ी जानी जाती है। इसके बाद अपन चलते हैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। जसपुर सामरी पाठ, अब ये हो गया आपका ये बड़ा सा बलरामपुर, ये नीचे में आपका ये बड़ा सा एरिया हो गया जशपुर, और आपको यहीं पर ये एरिया सरगुजा, ये हो गया जसपुर सामरी पाठ रीजन। अब इसे जसपुर सामरी पाठ रीजन क्यों कहते हैं? देखो, जो पाठ क्षेत्र होता है वास्तव में वो पठारी क्षेत्र का हिस्सा ही होता है। पठार किसको बोलते हैं? ये क्या है? अबे पर्वत है, ये पर्वत है, ये माउंटेन है। मतलब जिसके जो स्लोप होते हैं बहुत स्टीप होते हैं, जहाँ चढ़ना मुश्किल होता है, बहुत खड़ा होता है, वो उसको हम माउंटेन बोलते हैं, ठीक। और जिसकी चोटी होती है। और ये क्या है? अबे हाँ, ये पहाड़ है। ये क्या है? हिल, इसे बोलते हैं अपन पहाड़। क्यों? क्योंकि ये इसकी अपेक्षा इसकी जो स्लोप होता है, ये जो ढाल होती है, इसमें चढ़ाई करना आसान होता है, क्योंकि ज़्यादा स्लोपी होता है ये, ठीक है। अच्छा,
ये क्या है? पठार है। ये पहाड़ और मैदान के बीच का इलाका, मतलब जमीन से उठा हुआ क्षेत्र जिसमें ऊपर जो है चोटी नहीं होती, पहाड़ की तरह चोटी नहीं होती, ऐसे आपको बहुत लंबे जगह तक आपको एक प्लेन जैसा दिखेगा, लेकिन प्लेन होता नहीं, ऐसे गोल दिखेगा ना, ऐसे ढाल की तरह, तो आप वहाँ फुटबॉल खेल सकते हो। ये क्या हो गया? पठार। इसे क्या कहते हैं हम? प्लेट्यू। ये प्लेट्यू रीजन है। लेकिन अगर इसी प्लेट्यू रीजन में कहीं पर एक लंबा सा ऐसा आ गया, मतलब टॉप में ऊंचा है, वो ऊंचा है, लेकिन उसके टॉप में आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा बहुत लंबी दूरी तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट रीजन, पार्ट प्रदेश कहते हैं। तो इसी तरह के रिलीफ फीचर्स, इसी तरह के भू आकृति आपको कहाँ मिलेगी? जसपुर सामरी पार्ट रीजन में मिलेगी, जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक, अब यहाँ पर आपका सवाल बनेगा कि यहाँ पर पार्ट प्रदेश हैं, कुछ जाने माने पार्ट प्रदेश हैं। एक सबसे पहला इधर एक रीजन आपको मिलेगा मैन पार्ट, बाकी आपके नोट्स में दे दूंगा। धोपोताल, उमरता, ये सब भी फैक्ट है ना कि ये पहाड़ियों के नाम न्यूज़ में रहे हैं, तो ये पहाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं, वो आपको मिल जाएगा। इधर आ जाइए, तो इधर आपको मिलेगा सबसे पहले कि ये जो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटा जाता है जसपुर सामरी पार्ट को, एक को ऊपर घाट और एक को नीच घाट। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है नदन पार्ट, इसको अपन किस हिस्से में बांटते हैं? ऊपर घाट। ये है ऊपर घाट, अपर वैली रीजन। ठीक, और नीचे वाला हिस्सा ये कौन सा कहलाएगा? ये नीच घाट, ये नीच घाट। अब इन्हीं ऊपर घाट और नीच घाट में यहाँ पर आपको पार्ट प्रदेश मिलेंगे अलग अलग। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा तहसील है? कौन सा तहसील है? रामानुजगंज। तो एक जानकारी और मिल गई, रामानुजगंज तहसील कहाँ है? बलरामपुर जिले में। ये बलरामपुर जिला है, ये जसपुर है, ये सरगुजा है। रामानुजगंज के पास आपको मिलेगा सामरी पार्ट। कौन सा मिलेगा? सामरी पार्ट। कौन सा मिलेगा? सामरी पार्ट। और इसके बारे में जो खासियत है वो ये है कि ये सभी पार्टों में सबसे ऊंचा पार्ट है। सबसे ऊंचा पार्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्ट है ना। पार्ट सामरी पार्ट प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्ट है ना। तो सामरी पार्ट को कैसे जानेंगे? इट इज द पार्ट रीजन लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़। ये हो गया। और सामरी पार्ट चूंकि सबसे ऊंचे भाग में है, तो आपको प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, पूरे प्रदेश की हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ आपको यही सामरी पार्ट में मिलेगा। और वो कौन सी चोटी है? गौर लाटा। वो कौन सी चोटी है? गौर लाटा। और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो सामरी पार्ट प्रदेश में ही आपको प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, जिसका नाम है गौर लाटा। ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है। अच्छा, सामरी पार्ट इधर पर एक यहाँ पर एक कौन सा तहसील है? वाड्रफ नगर। कौन सा तहसील? वाड्रफ नहीं है, वाड्रफ नगर। ये अंग्रेज का अधिकारी था, उसी के नाम पर ये नगर बसा हुआ है, वाड्रफ नगर। ठीक। अच्छा, इस वाड्रफ नगर में, इसी एरिया में आपको एक बेसिन मिलेगी। एक बेसिन, कौन सा बेसिन? रिहंद बेसिन। कौन सा बेसिन? रिहंद बेसिन। यहां पर आपको क्या मिलेगा? रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन। हमारे छत्तीसगढ़ में एक नदी है रिहंद, जिसे हम रेंड नदी भी कहते हैं, रेंड या रिहंद नदी। और ये नदी और इसकी सहायक नदियों से यहाँ पर कौन सा बेसिन बनेगा? रिहंद नदी। कौन कौन से कहाँ तक फैला हुआ? कल बताया था, कहाँ तक फैला ये? अरे कल बताया नहीं वो रिहंद बेसिन? अरे नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है वो थोड़ी बोल रहा हूँ। रिहंद बेसिन का निर्माण यही करती है। यहाँ पर क्या है? रिहंद बेसिन मिलेगा आपको। अच्छा, एक कन्हार नदी यहाँ से निकलती है बागीचा तहसील से ना,
ये जाती है, ये जाती है, यहाँ से गुजरती है रामानुजगंज से और बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर एक और बेसिन बनाती है, कौन सा बेसिन? कन्हार बेसिन। यहाँ पर कौन सा बेसिन? कन्हार बेसिन। तो आपसे कन्हार बेसिन क्षेत्र पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे? रामानुजगंज तहसील बलरामपुर। ठीक है, कन्हार मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियों से एक बेसिन एरिया बन गया यहाँ पर, वो उसका लोकेशन कहाँ है? अब आइए देखिए, नीच घाट और ऊपर घाट ना, ऊपर घाट में कुछ पाट प्रदेश देखो आप, ऊपर घाट में तेंदु पाट, तेंदु पाट यही मिलेगा आपको ऊपर घाट में। उसके बाद आपको मिलेगा पेंड्रा पाट, पर पेंड्रा नहीं होता, पंडरा होता है। पंडरा पाट भी आपको ऊपर घाट में मिलेगा। भावर घाट, एक और मिलेगा भावर घाट, यही मिलेगा आपको। एक और मिलेगा सुलेगा पहाड़ी, सुलेग है, सुलेगा लिखिए, सुलेग पहाड़ी, ये कौन सा है? सुलेग पहाड़ी, आपको ये भी ऊपर घाट रीजन में मिलेगा। और आपको मिलेगा बुर्जू डी, और आपको मिलेगा बुर्जू डी। अब ये मत बोलना कि ये मैं कहीं, तो सब कुछ मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी से, अपने मर्जी से लेके नहीं आया, घूमने गया था बुर्जुडी यहाँ है तो यहाँ पे लिख दी, फोकटा कचरा है वो। ग्रंथ अकेडमी में दिया है, पेपर सेट वहीं से करते हैं, तो अचानक आ जाएगा बुर्जुडी कहाँ है, आप घूमते रह जाओगे बुर्जुडी कहाँ है, होता है वहीं, सब ग्रंथ अकेडमी में रहता है। तो ऊपर घाट के रीजन में आपको ये रिलीफ फीचर्स मिलेंगे, ये स्थल आकृति आपको मिलेगी। तेंदुपाट, पंडरापाट, भावर घाट, सुलेग पहाड़ी, बिरजुडी। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि साला कौन से जिले में है, तो नहीं बताया घंटा, नहीं है वो बस लिख दिया ऊपर घाट में आपको ये मिलेगा, लेकिन कौन से जिले में है वो बताना भूल गया है। तो अगर वो जिले में है बताना भूल गया है तो आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सेटर को वहाँ जगह मिलेगा नहीं, है ना। तो इतनी चीज़ें पूछ सकता है कि भैया इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी स्थल आकृतियाँ, कौन से रिलीफ फीचर्स ऊपर घाट में नहीं आते। अब नीच घाट में आ जाए तो नीच घाट में देखो क्या क्या आएगा। नीच घाट में आपके माखेल एक मिलेगा, माखेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जरूर पूछेगा। कोसंगा, कौन सा क्षेत्र? कोसंगा। और एक मिलेगा आपको करील डोंगर, एक मिलेगा आपको करील डोंगर, करील डोंगर। अगर आप मुझसे इसमें पूछोगे तो सर क्या इंपॉर्टेंट है जहां से सेटर का दिमाग चल सकता है, वो होगा तेंदुपाट, पंडरापाट और भावर घाट, ये आपसे पूछ सकता है। और इधर आ जाओ तो आपको ये पूछ सकता है करील डोंगर। वास्तव में लोकल लैंग्वेज में डोंगर को क्या बोलते हैं? डोंगर किसको बोलते हैं? पहाड़ी को, पहाड़ी को। जैसे लोकल लैंग्वेज में उधर सरगुजिया भाषा में बेंगा बोलते हैं ना, सीता बेंगरा, बेंगरा बोलते हैं, वो गुफा को बोलते हैं। ये पूछ सकता है आपसे। अब उसके बाद कुछ और चीज़ों पर चलो। एक मिलेगा आपको काकिया क्षेत्र, नीच घाट में, यहीं जशपुर के नीचे, यहीं जशपुर में जिले में आपको मिलेगा काकिया क्षेत्र। इसे हम क्या कहेंगे? काकिया क्षेत्र। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है काकिया क्षेत्र? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मैनी नदी द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। एक नदी यहाँ बहती है मैनी, कौन सी नदी? मैनी, मैनी। तो मैनी नदी द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र है, मतलब मैनी नदी वहाँ बहती है, तो वो जो क्षेत्र वहाँ जो डेवलप हो गया उसे हम काकिया क्षेत्र कहते हैं। इसी नीच घाट में पड़ता है। और अगर आपसे पूछ दे जिला, कौन सा जिला, तो जशपुर जिला। जशपुर जिले के दक्षिणी भाग में काकिया क्षेत्र मिलेगा, जो किस नदी से बनाया गया है? किस नदी से बना है? मैनी नदी। ठीक, चलिए ऊपरी घाट के बारे में देख लें। उत्तरी जशपुर और दक्षिणी बलरामपुर। ऊपरी घाट में कौन कौन से एरिया आ रहा है? देखो बलरामपुर का सदर्न पार्ट और जशपुर का नदर्न पार्ट। तो इसमें कोई शंका नहीं होगा। कूट वाले प्रश्न में ऐसे बना सकता है ना कि ऊपरी घाट क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। बलरामपुर का कौन सा भाग? सदर्न पार्ट। और आपका जशपुर का कौन सा पार्ट? नदर्न पार्ट। और नीच घाट क्षेत्र में आपका दक्षिणी जशपुर। नीच घाट कौन सा? सदर्न जशपुर, दक्षिणी जशपुर। ठीक, 600 से 700 मीटर। ऊपरी घाट की ऊंचाई कितनी है?
एवरेज ऊंचाई 600 से 700 मीटर और नीच घाट की ऊंचाई कितनी है, ये है 275 से 500 मीटर, 275 से 500 मीटर। ये हो गया ठीक। अब कुछ और पार्ट देख लेते हैं यहां पर। सामरी पार्ट हो गया। सामरी पार्ट का लोकेशन आपसे अगर तहसील में पूछ दे तो कौन सी तहसील, सामरी पार्ट कुसमी, कौन सी तहसील, कुसमी, कुसमी तहसील। सामरी पार्ट का लोकेशन अगर आपसे तहसील पूछ दे तो कौन सी तहसील, कुसमी तहसील। ठीक, रामानुजगंज के पास है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपका पूछ दे तो कुसमी तहसील। उसके बाद आप थोड़ा सा बगल में जाएंगे, नीचे आ जाएगा जमीर पाट, नीचे आ जाएगा जमीर पाट। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कौन सा पाट प्रदेश आ जाएगा, जमीर पाट। ये कौन सा है, जमीर पाट। यार पाट को अलग कलर से लिखता हूँ। ये हो गया आपका सामरी, ये आपका हो गया जमीर पाट। ठीक, अच्छा एक जारंग पाट आएगा जिसमें थोड़ा सा दिक्कत है, किताबों में लिख देता है कि वो जो आपका सरगुजा का सीतापुर तहसील है, सीतापुर तहसील और बॉर्डर में है वास्तव में, तो इतना क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए आपसे क्योंकि ये जो है विवाद वाला क्वेश्चन है। लेकिन जारंग पाट कौन से ज़िले में पड़ेगा तो ये असल में बॉर्डर में पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ज़िला लेना ही हुआ तो आप इसको क्या ले लोगे, सरगुजा ले लेना। ये यहाँ पर आपको बॉर्डर में एक पार्ट मिलेगा, कौन सा पार्ट, ये है जारंग पार्ट, जारंग पार्ट, जारंग पार्ट। ठीक, बलरामपुर और सरगुजा के बॉर्डर में है। कहीं पर कोचिंग के नोट्स में मत देखना ना, कोचिंग के नोट्स में तो कहीं आपको कई जगह बलरामपुर में ही दिखा देगा, लेकिन जब ग्रंथ अकेडमी में पढ़ते हैं तो वो तो बोलता है जारंग पाट का विस्तार सीतापुर तहसील है। तो सीतापुर तहसील कहाँ है, वो तो सरगुजा में है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा विवादित है। ये हो गया। अब एक और पार्ट बता देता हूँ, लहसन पाट, लहसन पाट ना, लहसन पाट। तो लहसन पाट में भी विवाद है। अगर कभी पूछ दे गलती से तो आप इसको ले लेना बलरामपुर। कौन सा पाट, लहसन पाट। ठीक, लहसन पाट। उसके बाद आप आइए मैन पाट, एक बहुत बड़ा पाट, मतलब ये आपको ऊपर में ये सरगुजा है, यहाँ अंबिकापुर तहसील है, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर सीतापुर, ये अंबिकापुर तहसील, ये सीतापुर तहसील, यहाँ तक फैला हुआ एक पाट रीजन है। और ये क्या है, मैन पाट। मैन पाट सरगुजा कहाँ तक फैला हुआ है, अंबिकापुर तहसील से लेकर सीतापुर तहसील तक मैन पाट क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, मैन पाट के बाद आप इधर आइए, पंडरा पाट। सबसे पहले ऊपर घाट का ये उत्तरी, यहाँ पर कौन सा पाट रीजन है, पंडरा पाट। पंडरा पाट ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पाट है। ये क्या है, पंडरा पाट। और यहाँ पर नीचे में आपको मिलेगा एक पाट, जसपुर पाट। यहाँ पर क्या है, जसपुर पाट। सबसे ऊंचाई पर सामरी पाट और सबसे बड़ा पाट बोलेगा तो कौन सा है, जशपुर पाट। सबसे पाट प्रदेश का सबसे नहीं, मेरा वो आ गया, मेरा लिखा है वो आ गया। ठीक, जसपुर पाट। देखो बनाया तो उन लोगों ने भी होगा, किसी ने भी बनाया है किताब तो उन लोगों ने कहीं और आसमान से लेकर नहीं आए, वो लोग भी या तो किसी कोचिंग के नोट्स को आधार बना लिए या फिर आपका ग्रंथ अकेडमी की कोई एक किताब को आधार बना लिए। मेरे पास ऐसी 5 किताबें हैं और 5 किताबों का अध्ययन करके मैं निचोड़ निकालता हूँ, तो उसके हिसाब से जशपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश। आपसे पूछेगा लार्जेस्ट पार्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो जशपुर पाट। आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट पार्ट रीजन या हाईएस्ट पार्ट रीजन लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सामरी पाट। और बाकी पार्ट प्रदेशों का लोकेशन पूछ सकता है। अच्छा, आपसे अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई सबसे दक्षिणी पार्ट रीजन कौन सा है, सदर्न मोस्ट, जशपुर। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई
सबसे उत्तरी पाट प्रदेश कौन था? तो सामरी है ना, वो लिख दिया हूँ लेसन, वहाँ लेसन लिख जरूर दिया हूँ, लेकिन वो है किधर? है बलरामपुर में, लेकिन किधर है पता नहीं, किधर है पता नहीं। लेसन पार्ट है लेकिन किधर है जानकारी अधूरी, लेकिन आपको पूछ दे कभी तो बलरामपुर ले लेना, ठीक। मैन पार्ट आपका क्या हो गया? सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी पार्ट प्रदेश मैन पार्ट हो गया, जो क्लियर कट अपने को पता चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पूर्वी पार्ट प्रदेश, तो इसका कोई जवाब मिलता नहीं है कि किसको बोलेंगे सबसे पार्ट प्रदेश। तो आपको जसपुर पार्ट प्रदेश का आपका सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश, सबसे लंबे क्षेत्र तक विस्तृत पार्ट प्रदेश कौन सा है? जसपुर। सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश कौन सा है? सामरी। ये याद रखना, लोकेशन याद रखना। अब चलिए इस पे कुछ फैक्ट आ जाते हैं। अब देखो जसपुर पार्ट प्रदेश, मैं ऊपर से एक तरफ से शुरू करता हूँ। जमीर पार्ट, जमीर पार्ट कहीं दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है जमीर पार्ट। ये बॉक्साइट का मैदान के रूप में जाना जाता है, बॉक्साइट का मैदान, प्लेन्स ऑफ बॉक्साइट। तो जमीर पार्ट को बॉक्साइट के मैदान के रूप में जाना जाता है। एक तथ्य लिख लो, पता होना चाहिए। जमीर पार्ट किसे बॉक्साइट के मैदान के रूप में जाना जाता है? जमीर पार्ट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। बता दूं आपको कि ये जो है, ये एरिया है, ये एरिया किससे बना हुआ है? दक्कन ट्रैप। ये किससे बना हुआ है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप बोलेंगे अपन। डेक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टानें आपको यहाँ मिलेंगी? आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आग्नेय, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। और आप जानते हो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? आग्नेय चट्टानें कैसे ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, करोड़ों हजारों वर्षों में वो लावा धीरे 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 एक चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। और आग्नेय चट्टानों में ये हमें यहाँ क्या मिलता है? बॉक्साइट। हमें यहाँ इसलिए क्या मिलता है? बॉक्साइट। आपसे पूछ दे भैया पूर्वी बघेलखंड पठार का मुख्य खनिज कौन सा? वहाँ पे आपको खनिज मिलेगा, मिनरल मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना चट्टानें जानी जाती है कोयले के लिए। जहाँ भी गोंडवाना चट्टान होगा आपको कोयला मिलेगा, ठीक। और ये जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश, ये कौन सा? दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। दक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टानें मिलेगी आपको? आग्नेय चट्टानें। और यहाँ का मुख्य खनिज जो मिलेगा कौन सा है? बॉक्साइट। और इसीलिए जमीर पार्ट में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है, इसे कहा जाता है बॉक्साइट का मैदान, ठीक। ये हो गया। अच्छा, ये जो जारंग पार्ट है, सीतापुर तहसील से लुंड्रा तहसील तक, इसके बारे में देखो। जारंग पार्ट कई कई जगह आपको बलरामपुर दिखा देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रंथ एकेडमी में लिखा है सीतापुर से लेकर लुंड्रा तहसील तक आपका फैला हुआ है जारंग पार्ट। ये वाला जो है ना जारंग पार्ट, इसका लोकेशन क्या बताया है? सीतापुर तहसील, सीतापुर तहसील से लेकर लुंड्रा तक फैला हुआ है। और दोनों तहसील हंसी की बात कहाँ है? सरगुजा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी पूछ दे आपसे कि जारंग पार्ट है कहाँ, तो सरगुजा लेना, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ सीतापुर तहसील से लुंड्रा तक फैला हुआ ये पार्ट प्रदेश है। तो ये तो फोकट में बलरामपुर लेना तो मूर्खता है फिर, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए मैन पार्ट, अंबिकापुर से सीतापुर, ये तो आपको पता है। यहीं पर आपकी मैन पार्ट चोटी है। मैन पार्ट में एक पीक मिलेगा आपको, एक पीक मिलेगा जिसका नाम क्या है? मैन पार्ट पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर। मैन पार्ट चोटी, मैन पार्ट पीक, इसकी ऊंचाई कितनी? 1158 मीटर, ठीक है। मैन पार्ट जो क्षेत्र है, इसी पर एक पीक मिलेगा आपको, और ये पीक क्या है? मैन पार्ट पीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर, ठीक है। और मैन पार्ट एक और खास चीज से जाना जाता है, तिब्बतियों का शरणास्थली, तिब्बतियों की शरणास्थली। तो आप इसको क्या क्या बोलते हैं? शरणास्थली है? हाँ, बताया, शेल्टर ऑफ तिब्बतियंस, तिब्बतियन मॉन्क्स, वो लिख सकते हो आप ना, तिब्बतियन मंक्स। तो तिब्बती से जो आए हुए जो मंक है, मतलब मंक को क्या बोलते हैं? साधु। इनको वहाँ बसाया गया है। भिक्षु, हाँ यार, भिक्षु नहीं, भिक्षु है ना। बौद्ध धर्म के अनुयायी, तिब्बत से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको यहाँ बसाया गया है। तो इसको कहा जाता है शेल्टर ऑफ तिब्बतियन मंक्स,
ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं की शरणास्थली हो, कहाँ के? तिब्बती। ठीक, एक इस रूप में भी आप जानेंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, खूबसूरत पॉइंट। कहीं जाते हो आप हिल स्टेशन में तो देखना वो बोलता है सनसेट पॉइंट, ये सुसाइड पॉइंट। सुने कि नहीं सुने हो? होता है भाई सुसाइड पॉइंट, वहाँ से प्रेमी युगल वहाँ से कूद कूद के मरते हैं, तो वहाँ पर सुसाइड पॉइंट उसको नाम रख दिया गया है। और सुसाइड करने लोग वहाँ जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, मान लो किसी को सुसाइड करना है तो किसी विशेष जगह पर जाकर ही क्यों मरना है? वहां पर मरने से स्वर्ग मिलता होगा। ऐसा नहीं करने का ना, सारा किसी की लड़की के चक्कर में पड़ के सुसाइड करने चल दिए, किसी लड़के के चक्कर में सुसाइड करने चल दिए। एक जाती है दूसरी आती है, एक जाता है दूसरा आता है। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। ये सुसाइड करना ये मूर्खता है, मूर्खों का काम है ना। ये मेरे को समझने में बहुत समय लगा है ना। पहले क्या है, मुझे कोई समझाया नहीं है ऐसी बात, तो मेरे को समझने में बहुत समय लगा। तुम लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ। पहली बात तो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं है, लेकिन साला फिर भी तुम लोग चले ही जाते हो। अब चले गए, अब मान लो ब्रेकअप हो गया, तो फिर सुसाइड पॉइंट नहीं जाने का ना। अच्छा, एक समझदार इंसान होगा, क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, एक समझदार इंसान होगा तो वो क्या करेगा? मान लो कहीं से कनेक्शन फिर भी जोड़ लिया, ब्रेकअप हो गया, क्या करेगा? समझदार इंसान 2 दिन दुख मनाएगा, फिर अपने आप को बिजी कर लेगा किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, काम में बिजी कर लेगा। लेकिन जो फिर बोलता है एक जाती है दूसरी आएगी को दूसरा खोजने के लिए निकल गया, वो छिछोरा है ना। उससे उसके चरित्र का एक बात पता चलता है, वो छिछोरा है, वो प्रेम नहीं करता है ना। ठीक है, आओ टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, इको पॉइंट। इस मैन पार्ट में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। आए, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, और एक इको पॉइंट। इको पॉइंट और कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? कौन सा पॉइंट? इको पॉइंट। मेहता क्या होता है? मेहता, तारक मेहता वाला। अच्छा चलो लिख लो, मेहता पॉइंट। बताओ, यहां से कोई मेहता सुसाइड किया था क्या? आए, चलो। अच्छा, अब आप जसपुर पार्ट में आ जाइए, पंडरा पार्ट में आइए। पहले पंडरा पार्ट का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बागीचा तहसील जसपुर। पंडरा पार्ट आपका कौन से तहसील में लोकेटेड है? बागीचा। कौन सा तहसील? बागीचा तहसील, बागीचा तहसील। और आपको पंडरा पार्ट में मिलेगा आपको रानी झूला और खुड़िया पहाड़। ठीक, रानी झूला और खुड़िया पहाड़। इसी पंडरा पार्ट में आपको 2 चीजें मिलेंगी, रानी झूला और मिलेगा आपको खुड़िया पहाड़। खुड़िया पहाड़। अच्छा, खुड़िया पहाड़ को एक और नाम से आप जानोगे, बाद में पढ़ोगे तो। खुड़िया किसी नदी का उद्गम स्थल है, ईब नदी। ईब, खुड़िया पहाड़ किस नदी का उद्गम स्थल है? ओरिजिन है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट में आप आएंगे तो आपको मिलेगा, देखो अब ये लोग इतने मूर्ख तेंदु पार्ट किसने बता दिया? ऊपर घाट। लेकिन अब उसी में आगे चलकर एक ग्रंथ एकेडमी किताब में देखो क्या मिला,
भंवर पहाड़ कहाँ है? जसपुर पहाड़। ये कहाँ है? देखो यहाँ क्या क्या है, भंवर, भंवर पहाड़, ये पहाड़ है ना। एक जगह भंवर घाट बता दिया, कहाँ? ऊपर घाट में बता दिया। और ये कौन सा है? भंवर पहाड़। लोरो घाटी, एक और घाटी है लोरो। कौन सी घाटी? लोरो घाटी। और इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ है? जसपुर पहाड़। और किस नाम से जानी जाती है? लोरो घाटी, लोरो घाटी। ठीक। और टमाटर राजधानी लुड़ेग, लुड़ेग, वो भी जसपुर में है ना। ये देखो लुड़ेग, लुड़ेग, इसे क्या? टोमेटो कैपिटल, टमाटर राजधानी कहते हैं, बहुत टमाटर होता है वहाँ। और अगर मान लो पूछ दे तो आप एक और लिख लो, आप तेंदुपाड़। ऊपर घाट वाला प्रश्न पूछना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर घाट और नीच घाट ने एक ही में दिखाई दिया, लेकिन बाकी में और सब सारी किताबों में नहीं, एक किताब में ये बता दिया कि जो जसपुर पहाड़ प्रदेश है, यहाँ 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक भंवर पहाड़, लोरो घाटी और तेंदुपाड़। ये कन्फ्यूजन वाला स्थिति है। आप अपने उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन के हिसाब से ले। ऊपर घाट नहीं पूछा तो आपको पता है कहाँ? जसपुर में लेना है। 15 और अंदर पूछ दिया तो कहाँ? जसपुर पहाड़। ये हो गया आपका। अच्छा, एक और खास, ये पूरा जो एरिया है पहाड़ प्रदेश सीढ़ी नुमा है। ये आपको पता है ना, पहाड़ प्रदेश ऐसे सीढ़ी सीढ़ी ऐसा बना होता है जहाँ लोग खेती करते हैं, है ना। तो ये लैडर, लैडर टाइप मिलेगा आपको, लैडर लाइफ आपको रिलीफ मिलेगा यहाँ पर ना, लैडर टाइप सीढ़ी नुमा। और यहाँ ये किस लिए जाना जाता है? जहाँ भी सीढ़ी नुमा आपको मिलेगा तो एक ये बागवानी, बागवानी और चाय की खेती के लिए बहुत उत्तम होता है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे दिखाई देगा सब्जी उब्जी, टमाटर की राजधानी, इसीलिए सब्जी आपको बहुत उगाएंगे लोग यहाँ पर, टमाटर बहुत उगाएंगे, चाय पत्ती, तो उसकी खेती यहाँ होती है ना। हॉर्टिकल्चर, इट इज़ बेस्ट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड, बागानी को तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, और टी। ठीक, ये इसकी खासियत हो गई जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बागवानी और चाय की खेती के लिए बहुत उत्तम जगह है ये। क्यों? क्योंकि इनको बहुत चाहिए, बहुत कम पानी, है ना। और सीढ़ी नुमा है तो पानी रुकता नहीं है, पानी निकल जाता है। अगर कहीं पानी रुका तो सब्जी और चाय तुरंत सड़ जाएंगे, इसलिए बहुत उत्तम है ये। अब आइए छत्तीसगढ़ का मैदान। चलो और कितना बड़ा करूं यार। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान। अरे साला तुम लोगों का बातें ही खत्म नहीं होता रे साला। ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, तीनों संभाग, तीनों डिवीजन इसमें शामिल होते हैं। रायपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, और ये हिल गया क्या? हिल गया। चलो ठीक है यार। 36,464, यहाँ का एरिया कितना है? 68,064।
कुछ दिख रहा है आपको, किस तरह दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ मैदान का आकार है? अरे यार मैं बताऊं, कहीं पर तस्तरी नुमा भी दिखता है, लिखा हुआ है। दो आकार इसके हैं, एक तस्तरी नुमा और एक पंखाकार। पंख जैसा लग रहा है, आधा कटा हुआ पंख, पता नहीं कैसे उन लोगों को लगा। ये पंखाकार है, बता रहा हूं, पंखाकार दिख रहा है आपको, पक्षी का एक माल दिख रहा है, लिखा है उसमें पंखाकार। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, इसका आकार कैसा है? पंखाकार है ना, बर्ड के विंग्स की तरह है ना। और दूसरा तस्तरी नुमा भी कहा गया है। तस्तरी नुमा कहने का अर्थ ये है, वो जो अपन चाय पीते हैं तस्तरी, वो प्याला आप, वो कोना कोना उठा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा गड्ढा रहता है बीच में, है कहने को ये मैदानी भाग है, लेकिन मैं बता दूं आपको, चारों तरफ से आपको दिखेगा ये ऊंचा भाग है। जैसे इधर पे आपको मैकाल की पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, है ना, इधर भी आपको पहाड़ियाँ क्षेत्र दिखाई देगा, इधर भी आपको उच्च भूमि दिखाई देगी। तो मतलब बीच में सपाट है, लेकिन चारों तरफ एक ऊंचा बाउंड्री टाइप का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तस्तरी नुमा। एक ये हो गया फैक्ट। महानदी का ढाल पूर्व की ओर है, उसके बाद वास्तविक ढाल उत्तर। अच्छा, इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर रिलीफ फीचर कोई बनाता है, कोई आकृति बनती है, तो वो बनती है महानदी बेसिन। क्योंकि महानदी यहाँ सिहावा से निकलती है, धमतरी से, और पूरा महानदी बेसिन बनाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो महानदी बेसिन बनाती है, जो बहुत बड़ा है। तो इस छत्तीसगढ़ के मैदान में जो सबसे बड़ा अगर कोई आपको स्थलाकृति मिलेगी, यानी कि रिलीफ फीचर मिलेगा, तो वो क्या है? महानदी बेसिन। इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन है। ठीक, इसमें आपको मैकाल पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ये देखो मैकाल। अब ये मैकाल पर्वत श्रेणी आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगी? देखो, इधर से वेस्टर्न बॉर्डर में आपको मैकाल पर्वत श्रेणी आपको कबीर धाम तक दिखाई देगी। कहाँ तक? ये क्या है? मैकाल। ये है मैकाल पर्वत श्रृंखला, श्रेणी है ये, श्रेणी सीरीज, मैकाल माउंटेन सीरीज। ठीक है, कहाँ दिखेगा आपको? छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न बॉर्डर्स, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में आपको दिखाई देगा मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रेणी वास्तव में किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? हमारे यहाँ सतपुड़ा। एक और चीज याद रखना आप, सतपुड़ा। इधर कहीं पर कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, रेंजेस ना। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस की एक एक्सटेंशन क्या है हमारे छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर? मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में। छत्तीसगढ़ में नहीं है मैकाल पर्वत श्रेणी, लेकिन ये सीमा में, मतलब मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो ये देख लो। अब आपका ये बोल देगा कि राजनांदगांव बोल दिया, लेकिन आपका मोहला मानपुर भी आएगा। अगर मान लो कैसे अभी कैसे पूछ दिया, फिर राजनांदगांव, फिर ये क्या है? खैरागढ़, केसीजी, फिर ये क्या है? कबीरधाम। मेन इसका कबीरधाम तक है, मेन ये यही है। कभी अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दिया कि मैकाल पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार कौन छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों के सीमा पर है, तो ये ले लो आप, ये। ठीक, अच्छा, मैकाल पर्वत श्रृंखला ये हमारे छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया क्षेत्र पैदा करता है। वृष्टि छाया कभी पढ़े होगा आप लोग, रेन शेडो एरिया पढ़े हो? वाटर शेडिंग नहीं, रेन शेडो। हाँ, रेन शेडो एरिया मतलब यहाँ मैकाल की वजह से पानी नहीं गिरता है ना। होता क्या है कि साला हमारे यहाँ का जो मानसून है, ये देखो
हमारे यहाँ जो मानसून आपको पता है कहाँ पैदा होता है, अरब की खाड़ी में कि बंगाल की खाड़ी में है? अरब की खाड़ी में ना। उस मानसून को अपन क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। कौन सी मानसून? साउथ ईस्ट की साउथ वेस्ट? दक्षिण पश्चिमी। ये वाला इधर से पैदा होता है, इसको क्या दिशा होगी? साउथ वेस्ट। ये मानसून ऐसे प्रवेश करता है, इस दिशा में ऐसे प्रवेश करता है। अब यहाँ पर क्या है? बॉर्डर में मैकाल, तो क्या करेगा ये? इसको रोक देता है पहाड़। यहाँ जो बादल यहाँ निर्मित होते हैं इसकी वजह से वो पहाड़ रोक देता है मैकाल, तो ये पहाड़ रुक जाता है, मतलब उधर पानी गिरा देता है साला। बादल से ये मैकाल की पर्वत श्रृंखला से टकरा के पानी किधर गिरा देगा? उस साइड, इधर पानी गिरता नहीं है। तो ये आपके राजनांदगांव हो गया, आपका ऊपर ये कबीरधाम हो गया, खैरागढ़ छुई खदान, तो ये आपको देखोगे इनके जो ये इन जिलों में इसकी वजह से कम पानी गिरता है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेन शेडो एरिया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मैकाल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित करती है? वृष्टि छाया है ना, रेन शेडो एरिया। तो जिन जिन जिलों के सीमा में ये है उन जिलों में पानी इसकी वजह से कम गिरता है। कारण क्या है? साउथ वेस्ट मानसून आता है, एंटर करता है, मैकाल से टकरा जाता है और मैकाल के उस पार पानी गिरा देता है और इधर पानी कम पहुंच पाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें आइए आप, छत्तीसगढ़ के मैदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक सीमांत उच्च भूमि, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान दो भागों में बांट सकते हैं ना। सीमांत उच्च भूमि, फ्रंटियर हाईलैंड्स, सीमांत उच्च भूमि। और एक को अपन बोलेंगे महानदी सीमा, एक को बोलते हैं महानदी सीमा। कभी आपसे पूछ दे तो आप सीमांत उच्च भूमि 36,464 किलोमीटर, 36,400 क्या लिखा? 64 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और ये हो गया आपका 31,600 किलोमीटर स्क्वायर, 31,600 किलोमीटर स्क्वायर। जिस तरह से PSC में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कभी भी इस प्रकार का उम्मीद कर सकते हो ना। छत्तीसगढ़ के मैदान में इनमें से क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, दे दिया। सीमांत उच्च भूमि इतना ले, आप कभी ध्यान दिया नहीं और एक फैक्ट आपको नहीं आता तो फंस गए वहाँ पर, तो इसलिए आप उम्मीद कर सकते हो ना। छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण लगातार अपरदन से बना हुआ है, जो कि कडप्पा चट्टान है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, ये छत्तीसगढ़ का मैदान जो है, हम चट्टान पढ़ेंगे उसमें तो पूरा पढ़ लेंगे, कडप्पा किधर है, आर्कियन किधर है, वो तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो छत्तीसगढ़ का मैदान किस प्रकार के चट्टानों से बना है? कडप्पा। किस प्रकार के चट्टानों से? कडप्पा। लेकिन अपन अंग्रेजी में ऐसा लिखेंगे, कडप्पा रॉक्स, है ना, कडप्पा रॉक्स। ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। अपरदन जानते हो आप? मेटामॉर्फिज्म। अपरदन मतलब एक चट्टान है ना, मूल चट्टान है, कडप्पा चट्टान है, सदियों से उस पर बारिश गिर रही है, धीरे धीरे इरोड, है ना, और मौसम आंधी आया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो परिवर्तित होता है, अन्य चट्टानों में परिवर्तित होता है। तो जो कडप्पा चट्टान है मूल चट्टान है, लेकिन बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, आपके बाढ़ की वजह से वो धीरे धीरे दूसरे उसके टुकड़े टूटते जाते हैं और किसी और चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। अबे कभी सुने हो ये सब? रूपांतरित चट्टान सुने हो कभी? है ना। एक मूल चट्टान होती है, मूल चट्टान सदियों लगातार हजारों वर्षों से बारिश की वजह से धीरे धीरे टुकड़ा उसका झड़ता जाता है, तूफान से झड़ता जाता है, फिर क्या करता है, वो जो उससे निकलते हैं वो फिर करोड़ों वर्षों में क्या होते हैं? अन्य चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो महानदी, ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है? कडप्पा चट्टान के अपरदन से हुआ है ना। मेटामॉर्फिज्म ऑफ कडप्पा रॉक्स, ये हो गया एक। उसके बाद देखिए महानदी बेसिन। महानदी बेसिन
आपको महानदी बेसिन के दो भाग मिलेंगे ना, इसको मैं मिटा दूं इसके अंदर से। चलो, महानदी बेसिन सबसे बड़ा जो आपको स्थलाकृति यहां मिलेगा, क्या मिलेगा? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ ट्रांसप्लेन ये बोलेंगे उसको, और एक शिवनाथ महानदी बेसिन, सिंपल है शिवनाथ महानदी बेसिन। ठीक, खारून और शिवनाथ नदी के बीच बनेगा। आपसे पूछ दे कि जो शिवनाथ महानदी बेसिन, अब इसका मतलब क्या हुआ? एक खारून नदी है, जानते हो कहाँ बहती है? ये दुर्ग है, ये रायपुर है। खारून नदी बालों से निकलती है ना, ऐसे ये ऐसे 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 जाकर ऐसे जाती है, रायपुर से गुजरते हुए ना, अच्छा रायपुर से होते हुए गुजरती है। और एक शिवनाथ नदी कहाँ से? यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ऐसा करते हुए, ये ऐसा करते हुए यहाँ जाकर जांजगीर चांपा, ये अरे सॉरी जांजगीर चांपा किधर है? जांजगीर चांपा किधर गया? हाँ वो सही है, सही, यहाँ जाकर महानदी में मिल जाती। नदी का जब हम पढ़ेंगे स्पेशल पढ़ेंगे, छोड़ दो उसको। इन दोनों नदियों के बीच में मतलब एक शिवनाथ नदी हो गई, एक खारून हो गई। ठीक, तो महानदी बेसिन, शिवनाथ महानदी बेसिन का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि शिवनाथ की कुछ सहायक नदियां होंगी, छोटी छोटी शिवनाथ की कुछ सहायक नदियां होंगी, और खारून नदी की कुछ सहायक नदी होगी। तो ये और ये दोनों, ये मतलब ये शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? एक महानदी की है। यहाँ से महानदी निकलती है, ऐसा करते हुए ऐसा करके बाहर निकल जाती है। तो आप देख लो, मुख्य नदी कौन सी है? महानदी। मेन रिवर कौन सी? महानदी। और शिवनाथ नदी उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आपको ये जो ये दिख रहा है ना, चूंकि ये महानदी की सहायक नदियां हैं, शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर एक महानदी आपको बोलेगा कि ये आप शिवनाथ महानदी बेसिन कहाँ बनता है? तो खारून और शिवनाथ नदी के बीच में लंबा सा एरिया। जब आप नदी पढ़ोगे ना तो आप पता लग जाएगा कि शिवनाथ कहाँ जा रहा है, और ऐसा प्रश्न पूछेगा भी नहीं आपसे। मोटा मोटा पूछ सकता है कि आपको शिवनाथ महानदी बेसिन ये कौन कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो एक तो हो गया खारून और एक शिवनाथ। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या मार दोगे? शिवनाथ और महानदी के बीच का पूरा एरिया आपका शिवनाथ महानदी बेसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आ गया आपका शिवनाथ पार मैदान। ये शिवनाथ है, इसका पश्चिम वाला भाग ये देख लो, पश्चिम ये है ना पश्चिम भाग, तो पश्चिम वाला भाग ये शिवनाथ का, ये पश्चिम वाला भाग, इसे हम कहेंगे शिवनाथ ट्रांसप्लेन्स, मतलब शिवनाथ पार मैदान। तो आपका शिवनाथ पार मैदान का लोकेशन क्या हुआ? ये हुआ शिवनाथ पार मैदान। ठीक, केवल नक्शे में बनाओ, ये कोई आपको जिला उला इधर नहीं पूछेगा कि कौन से जिले तक शिवनाथ पार मैदान विस्तृत है, प्रश्न नहीं बनता है। बस मोटा मोटा याद रखो कि शिवनाथ नदी के पश्चिम में कौन सा भाग है? शिवनाथ पार मैदान। मतलब ये नदी अपने पश्चिम में एक मैदान का निर्माण करती है जिसे हम शिवनाथ पार मैदान कहते हैं। और एक और कौन सा? शिवनाथ महानदी बेसिन। ये कहाँ से कौन सी मुख्य नदियों के बीच का क्षेत्र है? शिवनाथ और खारून। बस इतना ही रखना है आपको। उसके बाद देखिए आप बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान नाम से ही आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यह है रायगढ़। कहाँ गया? अरे यार मैं कोरबा इसको अंदर छोड़ दिया हूं, मैदानी भाग में। कौन सा गाना गा रहा है बे?
ये सरगुजा है जशपुरा, ये है ना, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान। अब देखिए बिलासपुर, ये पूरा बिलासपुर रीजन था। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों दिक्कत है। पहले ये पूरा बिलासपुर था, पूरा बिलासपुर था, और ये रायगढ़ था। तो जब किताबें बनाई गई, जब लिखी गई, तो वहाँ पे क्या लिख दिया, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। लेकिन साला अब अपन आएंगे तो अपने को बिलासपुर यहाँ दिखता है, रायगढ़ यहाँ दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, पुराने समय में जब बिलासपुर था तो बिलासपुर पूरा कोरबा, जांजगीर चांपा सब बिलासपुर में था ना। तो भाई जुड़ा हुआ है बिलासपुर रायगढ़ पहले के ज़माने का, तो इसका इस एरिया का नाम क्या दे दिया गया, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। लेकिन मैं अभी आपसे बोलूँगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो आप बोलोगे सर बिलासपुर यहाँ है, रायगढ़ यहाँ है, तो इसके बीच में इतना बड़ा सा मैदान इलाका है। तो आपको मानना पड़ेगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आपको बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक फैला हुआ मिलेगा। ये क्या है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये अपने मायके पहुंच गई तुरंत, वो रायगढ़ की है ना, मायका, मायका ही है ना कभी तो मायका बोलोगे। हाँ, बिलासपुर रायगढ़ का बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक। अब ये बात अलग है कि प्रज्ञा साध्वी बनना चाहती है, जैसे प्रज्ञा साध्वी थी एक, साध्वी बनना है क्या, कोई है यहाँ पर जो साध्वी या साधु बनना चाहता, या हनुमान का मतलब भक्त जो हो, ब्रह्म शपथ लिया हो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, हाँ बाल ब्रह्मचारी। चलो अब देखो, अब ये खास बात क्या है, बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ कहाँ तक फैला हुआ है, बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा, शक्ति भी ले लो और रायगढ़, एक दिमाग लगा लोगे आप, है ना। तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, बिलासपुर कोरबा, कोरबा का कुछ भाग आपका ये जांजगीर चांपा, अब तो शक्ति भी आ गया और रायगढ़, ये बन गया आपसे। अच्छा ये है मैदान, इसको बोल रहे हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। लेकिन एक्सेप्शनली इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र है, बीच में पहाड़ उगाया है ना। तो यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण पहाड़ मिलेंगे, एक मिलेगा आपको दलहा पहाड़, एक मिलेगा कहाँ आपको, दलहा पहाड़। कहाँ मिलेगा, और जांजगीर चांपा में कहाँ मिलेगा दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा में। ये है दलहा पहाड़, है ना। और यहीं पर एक और पहाड़ मिलेगा, सेंटी पहाड़, सेंटी पहाड़ जांजगीर चांपा शक्ति में फैला हुआ आपको मिलेगा सेंटी पहाड़। हाँ सेंटी, सेंटी बोलते ना, सेंटी हो गया, यही जांजगीर चांपा। अब हाँ, अब साला जिला बढ़ गया, अब नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन जांजगीर चांपा लिखा है, ठीक है, सेंटी पहाड़। तो अपवाद स्वरूप, क्योंकि है ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, लेकिन फिर भी यहाँ आपको पहाड़ मिलेगा, एक दलहा पहाड़ और एक सेंटी पहाड़, ठीक। अच्छा अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रिलीफ फीचर सलाकत्री मिलेगी आपको, हस्दो मांड बेसिन, हस्दो मांड बेसिन। और आप जाहिर सी बात है जान गए आप, ये जो बेसिन एरिया है ये किससे मिलकर बनेगा, हस्दो और मांड, ठीक है। अच्छा चलो, हस्दो मांड बेसिन कोरबा रायगढ़ जांजगीर चांपा। ये देखो सुनो, एक तो जानते हो आप हस्दो नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे निकलती, कोरबा से निकलती है और आकर इधर मिलती है, एक हस्दो हो गई। एक मांड कहाँ से निकलेगी, मैनपाट, मैनपाट से निकलती मांड नदी, इधर ऐसे रायगढ़ के सीमा बनाते हुए इधर से मांड किससे आके मिलती है, शिवरी नारायण में आके मिल जाती है मां नदी में, मांड नदी, मांड लात जोंक, मांड और लात और जोंक ये तीन नदी का संगम क्या है, छोड़ो नदी में पढ़ोगे, अभी अपनी दिमाग मत लगाओ। ये मांड नदी यार, हस्दो नदी, इतना बड़ा एरिया बनता है हस्दो मांड बेसिन, हस्दो मांड बेसिन। लोकेशन कोरबा रायगढ़ जांजगीर चांपा, कहाँ कहाँ तक, कोरबा
जांजगीर चांपा और रायगढ़। ये रायगढ़ क्षेत्र तक आपका ये क्या बनेगा, हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन। समझ गए आप? हसदो और मांड नदी के बीच का जो बेसिन, वो बेसिन का इलाका, हसदो नदी की सहायक नदियां, मांड नदी की सहायक नदियां मिलकर एक बेसिन एरिया बनाएंगी जिसे हम कहते हैं हसदो मांड बेसिन। और कौन कौन से जिलों तक विस्तार आपसे पूछ दिया तो कोरबा, जांजगीर चांपा बीच में आएगा ही, और रायगढ़ तक। ये आपका हसदो मांड बेसिन क्षेत्र बनेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? यहीं पर है चवर ढाल, यहीं पर है चवर ढाल। ठीक, हसदो मांड बेसिन क्षेत्र में आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, चवर ढाल। चवर ढाल क्या है? चवर ढाल वास्तव में ये छोटे छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है ना। इस हसदो मांड बेसिन क्षेत्र में आपको एक चवर ढाल मिलेगा, बिल्कुल ये भी पूछ सकता है। तो चवर ढाल का लोकेशन देखो, कोरबा, शक्ति और रायगढ़ लिखा हुआ है ना। चवर ढाल का जो विस्तार है कहाँ कहाँ तक है, कोरबा, शक्ति और रायगढ़। जांजगीर चांपा क्यों छोड़ दोगे, वो भी शामिल ही होगा लगभग, है ना। तो कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ ही मानो जो बिलाव आप लोग देख रहे हैं। हसदो मांड बेसिन बिल्कुल यही एरिया में फैला हुआ एक छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं चवर ढाल। और इसी चवर ढाल में दुल्हा दुल्ही पहाड़ है, दुल्हा दुल्ही पहाड़ कहाँ पे, कोरबा में। यह कोरबा इसी चवर ढाल में छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। और इसी चवर ढाल में कोरबा जिले में पड़ेगा आपको दुल्हा दुल्ही पहाड़, मतलब दो जोड़ा है पहाड़ों का जिन्हें दुल्हा और दुल्ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। और एक और पहाड़, अच्छा एक और चीज़, दुल्हा दुल्ही पहाड़ में सीता हरण की कहानियों का उल्लेख है। सीता हरण है ना, पहाड़ों में सीता हरण की कहानियों का उल्लेख है। तो ये किस नाम, किस लिए जाना जाता है? यहाँ के पहाड़ों में सीता हरण की कहानियाँ उल्लेखित हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ सीता हरण या किडनैपिंग ऑफ सीता वही तो हुआ है ना, हरण क्या हुआ, किडनैपिंग तो हुआ। ठीक, और एक और पहाड़ मिलेगा आपको इसी चवर ढाल में, गिद्धा पहाड़। एक और पहाड़ मिलेगा, गिद्धा पहाड़, इसका नाम है गिद्धा पहाड़, गिद्धा पहाड़। ठीक है, तो अगर मान लो समझ रहे हो और साथ में अगर वो हो तो आप मैपिंग कर लोगे, थोड़ा बना लोगे रफ, एकदम एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा मैपिंग। इसीलिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स में आपको मैपिंग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता कि इसको पढ़ के मैप कैसे बनाएं। लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है, थोड़ा आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा और मैप पकड़ के आप अपने इमेजिनेशन में जाते जाओ कि हाँ भैया शिवनाथ के इधर शिवनाथ पार मैदान है, इस एरिया में पड़ेगा। फिर आपका शिवनाथ महानदी बेसिन, ये शिवनाथ नदी है, ये खारून नदी, इसके बीच का एरिया शिवनाथ बेसिन हो गया। इस तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक, अच्छा। अब महानदी का सकरा मैदान एक और है, एक और बनेगा महानदी का सकरा मैदान। सकरा बोले तो नैरो प्लेन ऑफ महानदी, और बलौदा बाजार और रायपुर में दिखाई देगा। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, बलौदा बाजार कहाँ है? इस साला इतना गोद दिया मेरे को दिख ही नहीं रहा बलौदा बाजार है, नीचे में है। समझ लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बलौदा बाजार और रायपुर क्षेत्र में यहाँ क्या मिलेगा, महानदी का सकरा मैदान। एक नदी के किनारे किनारे आपको सकरा से एक मैदान दिखाई देगा जो कहाँ से कहाँ तक है, रायपुर से बलौदा बाजार तक। ठीक, बस अच्छा ठीक है, चलो बस। ऐसा मज़ा नहीं आता रे, हिस्ट्री होती ना तो कहानी होनी होती है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अच्छा इस सुनो बताऊं, अगर इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आपको इस तरह की विषमता नज़र नहीं आएगी, एकदम क्लियर कट पता रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ये सीमांत चुबी में ये वो, इससे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता, इसलिए कचरा टाइप से लगता है ये।